नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी राजेश खन्ना की उस फिल्म की जो उनके सुपरस्टारडम के दौर में आई, बहुत कम दिनों में बनकर तैयार हुई और एक रहस्य हम सब के बीच छोड़ गई। हम बात कर रहे हैं इत्तेफाक की। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको इत्तेफाक के बनने की कहानी सुनाएंगे। कैसी ये फिल्म बिना गीत के, रहस्य के पूरे भंवर में गोते लगाते हुए हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कातिल कौन। अगर हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे अलग और साहसिक फिल्मों की सूची बनाई जाए तो इत्तेफाक, जो साल 1969 में आई, उसका नाम उसमें जरूर शामिल होगा। ये फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें राजेश खन्ना और नंदा जैसे बड़े सितारे थे, बल्कि इसलिए भी कि उस दौर में जब लगभग हर हिंदी फिल्म में 6 से 8 गाने होना सामान्य बात थी, इत्तेफाक बिना किसी गीत के बनी। फिल्म में संगीतकार सलील चौधरी ने केवल बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया, जिसने पूरे सस्पेंस और रहस्य को और प्रभावशाली बना दिया। यह हिंदी सिनेमा की शुरुआती गीत विहीन फिल्मों में से एक थी, यानी कि एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई गाना नहीं था। इस फिल्म का निर्माण बी आर चोपड़ा ने अपने बी आर फिल्म्स के बैनर तले किया, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई यश चोपड़ा ने संभाली। दिलचस्प बात यह है कि यश चोपड़ा उस समय आदमी और इंसान की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन मुख्य अभिनेत्री मौजूद नहीं थी, डेट्स में दिक्कत थी और इस कारण शूटिंग कुछ समय के लिए रुक गई। खाली समय का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कम बजट और सीमित लोकेशंस वाली एक तेज रफ्तार सस्पेंस फिल्म बनाने का फैसला किया। पटकथा बेहद कम समय में तैयार हुई और पूरी फिल्म की मुख्य शूटिंग लगभग 28 दिनों में पूरी कर ली गई, और ये अपने आप में समय की सबसे तेजी से पूरी होने वाली एक बड़ी फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट में राजेश खन्ना, जो दिलीप रॉय का किरदार निभाते हैं, नंदा, जो रेखा के किरदार में है, सुजीत कुमार इंस्पेक्टर दीवान, इफ्तिखार इंस्पेक्टर करवे, बिंदु मदनपुरी, गजानन जागीरदार, जगदीश राज, शम्मी और अलका भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। हालांकि फिल्म का अधिकांश भाग केवल राजेश खन्ना और नंदा के इर्द गिर्द घूमता है, जिससे दर्शकों का पूरा ध्यान कहानी और रहस्य पर बना रहता है। और अब बात करते हैं कहानी की, एक ऐसी रहस्यमय कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर कातिल है कौन। फिल्म की शुरुआत एक तूफानी और बरसाती रात से होती है। पुलिस और मीडिया में खबर फैलती है कि दिलीप रॉय, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार है और अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था, और वहां से वो भाग निकला है। पुलिस पूरे शहर में उसकी तलाश कर रही है। पहली नजर में दर्शकों को भी लगता है कि शायद वही हत्यारा है। इसी बीच दूसरी ओर रेखा नाम की एक विवाहित महिला अपने बड़े से बंगले में अकेली रहती है। उसका पति शहर से बाहर गया हुआ है, बाहर तेज बारिश हो रही है और रेडियो पर लगातार उसी फरार आरोपी की खबरें चल रही हैं। माहौल में डर, सन्नाटा और अनिश्चितता है। अचानक घर का दरवाजा खुलता है और भीगा हुआ, घबराया हुआ एक आदमी अंदर आ जाता है। ये वही दिलीप रॉय है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। रेखा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि सामने खड़ा व्यक्ति सचमुच हत्यारा है या किसी साजिश का शिकार। दिलीप भी दावा करता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए शरण चाहता है। और यहीं से फिल्म दर्शकों को लगातार उलझाना शुरू कर देती है। क्या दिलीप सच बोल रहा था? क्या रेखा सुरक्षित है? क्या पुलिस सही आदमी का पीछा कर रही है? और क्या इस घर में भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसका संबंध दूसरी हत्या से जुड़ने वाला है? यश चोपड़ा ने इस पूरी कहानी को लगभग एक ही रात और सीमित स्थानों में फिल्माया। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। बिना गीत, बिना कॉमेडी ट्रैक और बिना किसी अनावश्यक दृश्य के फिल्म लगातार दर्शकों को सस्पेंस में रखती है।
राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआती दौर में एक बिल्कुल अलग तरह का किरदार निभाया और नंदा ने भय, असमंजस और साहस तीनों भावों को बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश किया। यही कारण है कि इत्तेफाक आज भी भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है। रेखा के घर में शरण लेने के बाद दिलीप रॉय बार बार यही कहता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। वो बताता है कि उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे और एक दिन अचानक ही उसकी मौत हो गई। परिस्थितियां ऐसी बनी कि पुलिस ने उसे ही हत्यारा मान लिया और मानसिक अस्पताल में भेज दिया। लेकिन दिलीप का दावा है कि वो निर्दोष है और असली अपराधी कोई दूसरा है। दूसरी ओर रेखा उसके किसी भी शब्द पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाती। आखिर सामने वही व्यक्ति खड़ा है जिसकी तस्वीर अखबारों में छपी है, जिसे पुलिस खतरनाक अपराधी बता रही है। और इसी बीच यश चोपड़ा कहानी में ऐसा मोड़ लाते हैं कि दर्शकों का पूरा अनुमान बदल जाता है। दिलीप को घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो उसे शक में डाल देती हैं। उसे महसूस होता है कि रेखा खुद भी कुछ छिपा रही है। वो कई सवाल पूछता है, लेकिन रेखा हर बार बात को टाल देती है। दर्शकों के मन में पहली बार यह सवाल उठता है कि क्या इस घर में भी कोई ऐसा राज छिपा है जो अभी सामने नहीं आया। कुछ देर के बाद अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ रेखा का पति होने का दावा करने वाला व्यक्ति बात करता है। बातचीत में रेखा घबराई हुई दिखती है। दिलीप उसकी आवाज और चेहरे के भाव देखकर समझ जाता है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। इसी दौरान घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां भी इलाके में गश्त कर रही होती हैं। फरार आरोपी की तलाश तेज हो चुकी है और पुलिस को शक है कि वो इसी इलाके में कहीं छिपा हो सकता है। फिल्म का तनाव उस समय और बढ़ जाता है जब दिलीप घर के एक कमरे में ऐसी चीजें देखता है जो उसे चौंका देती हैं। उसे महसूस होता है कि इस घर में हाल ही में कोई हिंसक घटना घटी है। रेखा लगातार उससे सच्चाई छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी घबराहट सब कुछ ध्यान कर रही होती है। सब कुछ बयां कर देती है उसकी घबराहट। अब कहानी का केंद्र सिर्फ दिलीप नहीं रह जाता, बल्कि रेखा भी संदेह के घेरे में आ जाती है। यश चोपड़ा ने इस पूरी फिल्म में दर्शकों के साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला है। कभी लगता है कि दिलीप अपराधी है और अगले ही पल रेखा पर शक होने लगता है। फिर पुलिस की एंट्री से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। इंस्पेक्टर कर्वे और इंस्पेक्टर दीवान दोनों अलग अलग सुराग जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर नया सुराग पहले से ज्यादा उलझन पैदा कर देता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है कि अंत तक दर्शक किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाते। इस बीच फिल्म में एक और हत्या का संकेत मिलता है। पुलिस को पता चलता है कि शहर में हुई घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि सिर्फ दिलीप निर्दोष है या दोषी, बल्कि यह बन जाता है कि असली हत्यारा आखिर है कौन। क्या दो अलग अलग हत्याएं हुई हैं या दोनों घटनाओं के पीछे एक ही व्यक्ति है। राजेश खन्ना ने इस हिस्से में अपने अभिनय से दर्शकों को लगातार असमंजस में रखा। कई सीन्स में उनका चेहरा मासूम दिखाई देता है तो अगले ही क्षण वही चेहरा रहस्यमय लगने लगता है। नंदा ने भी भय, असुरक्षा और मानसिक तनाव को बेहद प्रभावशाली ढंग से निभाया। दोनों कलाकारों की यही अदाकारी फिल्म को साधारण मर्डर मिस्ट्री से ऊपर उठाकर एक क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर बना देती है। फिल्म की एक और खास बात यह है कि इसमें कोई गीत नहीं है, इसलिए कहानी कहीं भी रुकती नहीं। सलील चौधरी का बैकग्राउंड स्कोर हर सीन के तनाव को कई गुना बढ़ा देता है। बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, टेलीफोन की घंटी और सन्नाटा, इन सभी ध्वनियों का इस्तेमाल भी सस्पेंस पैदा करने के लिए किया गया। यही वजह है कि इत्तेफाक आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली सिंगल नाइट थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है। जैसे जैसे रात बीतती है, पुलिस का घेरा और सख्त होता जाता है। इंस्पेक्टर कर्वे और इंस्पेक्टर दीवान लगातार दिलीप रॉय की तलाश में हैं। दूसरी तरफ रेखा के बंगले के भीतर तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अब तक दर्शकों के मन में कई सवाल हैं। क्या दिलीप सचमुच हत्यारा है?
क्या रेखा कुछ छिपा रही है और क्या दोनों किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? यश चोपड़ा कहानी को उस मुकाम पर लाते हैं जहां हर नया सीन दर्शकों की धारणा को बदल देता है। पुलिस को कई ऐसे सुराग मिलते हैं जो पहली नजर में दिलीप के खिलाफ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है वो सुराग खुद कमजोर पड़ने लगते हैं और दूसरी ओर रेखा का व्यवहार भी सामान्य नहीं लगता। वो कई बार घबराती है, कई बार झूठ बोलती है और कई बार ऐसा लगता है कि वो किसी से डर रही है। और फिल्म का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब धीरे धीरे ये खुलासा होने लगता है कि रेखा का वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं था। उसके पति और उसके रिश्तों में लंबे समय से तनाव था और इसी तनाव के बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी कहानी को हत्या और धोखे के जाल में बदल दिया। क्लाइमैक्स में पुलिस सभी घटनाओं को जोड़ना शुरू करती है। हर किरदार से पूछताछ होती है और फिर एक एक करके सच सामने आने लगता है। दर्शकों को पता चलता है कि जिस कहानी को शुरुआत में सीधा सा हत्या का मामला समझा गया था वो वास्तव में कई गलतफहमियों, झूठ और परिस्थितियों का नतीजा थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह होता है कि दिलीप रॉय अपनी पत्नी का हत्यारा नहीं था। जिस अपराध के कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया उसके पीछे वास्तविक परिस्थितियां कुछ और थीं। वो लगातार अपनी बेगुनाही की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सचमुच उसने वो हत्या नहीं की थी। इसके बाद फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। रेखा का पति ही इस पूरे रहस्य की असली कड़ी साबित होता है। उसके छल, उसके रिश्तों और उसके व्यवहार की परतें खुलने लगती हैं। पुलिस को ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे साफ हो जाता है कि कहानी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी शुरू में दिखाई गई थी। यश चोपड़ा क्लाइमैक्स में किसी बड़े एक्शन या लंबी लड़ाई का सहारा नहीं लेते। पूरी सच्चाई डायलॉग्स, सबूतों और पुलिस की तार्किक पड़ताल के माध्यम से सामने आती है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। दर्शक अंत तक अनुमान लगाते रहते हैं लेकिन वास्तविक सच अंतिम कुछ मिनटों में ही सामने आता है। राजेश खन्ना ने दिलीप रॉय के किरदार में गजब का संयम बनाया। पूरी फिल्म में उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि दर्शक अंत तक तय ही नहीं कर पाते कि वो निर्दोष हैं या अपराधी। यही उनके अभिनय की सबसे बड़ी सफलता थी। दूसरी ओर नंदा ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो भय, अपराध बोध और असमंजस के बीच झूलती रहती है। उनके चेहरे के भाव ही कई बार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इत्तेफाक का अंत उस दौर की हिंदी फिल्मों से बिल्कुल अलग था। न कोई लंबा भावुक भाषण, न कोई गीत, न कोई पारंपरिक सुखांत का फॉर्मूला, सिर्फ सच्चाई का खुलासा और न्याय। यही कारण है कि फिल्म समाप्त होने के बाद भी दर्शक काफी देर तक उसकी कहानी के बारे में सोचते रहते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उसने ये साबित किया कि सिर्फ मजबूत कहानी, दमदार पटकथा और शानदार अभिनय के दम पर भी फिल्म सुपरहिट हो सकती है। बिना एक भी गीत के बनी इस फिल्म ने उस समय की परंपराओं को तोड़ा और बाद में बनने वाली कई सस्पेंस फिल्मों के लिए प्रेरणा बनी। साल 1969 में रिलीज हुई इत्तेफाक, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बिना एक गीत वाली सीमित कलाकारों और लगभग एक ही रात की कहानी पर आधारित ये फिल्म इतनी बड़ी सफलता हासिल कर लेगी। उस समय हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा आकर्षण उसके गीत संगीत हुआ करते थे। राज कपूर, विजय आनंद, शक्ति सामंत और मनमोहन देसाई जैसे फिल्मकारों की फिल्मों में कई कई गाने होते थे और ऐसे दौर में यश चोपड़ा ने एक ऐसा जोखिम उठाया जिसे उस समय कई लोगों ने व्यावसायिक खुदकुशी तक कहा था, लेकिन वही जोखिम आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।